विरोधी हिंसा में नाम आया पीएफआई का। 1947 कश्मीर सीमा पर निगरानी, विभाजन पीड़ितों को आश्रय दिया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने। 1965 पाकिस्तान से युद्ध के दौरान दिल्ली के यातायात का नियंत्रण किया, यानी ट्रैफिक का जिम्मा उठाया था आरएसएस ने। ये सब कुछ अगर आपके घर पे कोई वरिष्ठ लोग हैं तो उनसे आप पूछ सकते हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई को गृह मंत्रालय ने बैन कर दिया है 5 सालों के लिए। इसके साथ ही साथ पीएफआई पर गंभीर आरोप लगे हैं कि पीएफआई देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है और इसी के चलते ताबड़तोड़ छापेमारी किए गए और फिर इस पर बैन लगा दिया। इसी के साथ अब यह सवाल उठने लगा है कि आरएसएस पर क्यों नहीं बैन लगना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसका इतिहास भी ऐसा रहा है, जिस पर पहले भी 3 बार बैन लग चुका है, तो अब इस पर बैन क्यों नहीं लगना चाहिए। क्योंकि पीएफआई पर जैसे ही बैन लगा तो नेताओं ने यह सवाल उठाए, जिसमें लालू प्रसाद यादव, असदुद्दीन ओवैसी और भी समाजवादी पार्टी के नेता, कांग्रेस के नेता, तमाम नेताओं ने एक साथ कहा कि संघ पर भी बैन लग जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे तमाम संगठन जो देश में नफरत की खेती करते हैं उन सब पर बैन लग जाना चाहिए। और इसके बाद फिर गोदी मीडिया चैनल्स ने जिम्मेदारी उठाई आरएसएस के बखान की। आरएसएस के अच्छे कामों को गिनाने के लिए एक स्पेशल शो बनाया गया और चैनल पर गुणगान शुरू हो गया। अमीश देवगन, आप जानते हैं, इनके बारे में गोदी पत्रकार इन्हें कहा ही जाता है, एंकर हैं, और इन्होंने पीएफआई वर्सेज आरएसएस का एक विश्लेषण किया, जिसमें राष्ट्र विरोधी पीएफआई, राष्ट्र भक्त आरएसएस बताया गया। उसमें आरएसएस के गुणगान करते आप इनको देख सकते हैं। और जब सबूत मांगा जाता है, इन्होंने साल दर साल बता दिए कि इस साल में यहां पर सेवा की थी, आजादी के बाद यहां पर सेवा की थी, ऐसे उन्होंने जानकारी दी है। सबूत के मामले में बस इन्होंने कहा कि जो पुराने लोग हैं उनसे पूछ लीजिएगा, नेहरू ने इन्हें परेड में शामिल कराया था, और भी कई तरह की बातें कहते नजर आ रहे हैं। पहले आप इनके कुछ हिस्सों को सुन लीजिए, फिर हम बताएंगे कि आरएसएस पर बैन क्यों लगना चाहिए। इतिहास जिनका खराब है, जिन पर बार बार बैन लगाया गया, हालांकि अब उन पर जांच बैठती थी, बाद में इन पर बैन हटाया गया, लेकिन बैन क्यों लगाया जाता था और अब क्यों बैन लगना चाहिए, यह भी हम बताएंगे। पहले आप यह वीडियो अमीश देवगन का जरा देख लीजिए। विरोधी हिंसा में नाम आया पीएफआई का। 1947 कश्मीर सीमा पर निगरानी, विभाजन पीड़ितों को आश्रय दिया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने। 1965 पाकिस्तान से युद्ध के दौरान दिल्ली के यातायात का नियंत्रण किया, यानी ट्रैफिक का जिम्मा उठाया था आरएसएस ने। ये सब कुछ अगर आपके घर पे कोई वरिष्ठ लोग हैं तो उनसे आप पूछ सकते हैं। तो देख लिया आपने अमीश देवगन कैसे सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातों का जिक्र करके आरएसएस ने कहां पर सेवा की, आपदा के समय आरएसएस कहां था, आजादी के बाद क्या कर रहा था, ऐसे गुणगान भरे जो है स्क्रिप्ट तैयार कर जानकारी देनी शुरू कर दी। लेकिन इस मामले पर लोगों ने सवाल भी खड़े कर दिए और साथ ही साथ याद दिलाया जाने लगा कि आरएसएस की भूमिका क्या थी। और जब टीवी एंकर अमीश देवगन आरएसएस के बखान में जुटे थे तो उस वीडियो क्लिप को लोगों ने शेयर किया और उस पर अशोक कुमार पांडे हैं, उन्होंने लिखा है कि सीधा झूठ है। 1947 में आरएसएस कश्मीर या कहीं सीमा की निगरानी में शामिल नहीं था। हाँ, इस दौर में उसके दंगों में शामिल होने की बात कई जांच रिपोर्ट्स में है। तो ऐसे में आरएसएस का असली चेहरा क्या है वो लोग भी सामने रख रहे हैं। जैसा कि अमीश देवगन कहते हैं, पुराने लोगों से पूछ लीजिए। तो सबूत है नहीं अच्छे कामों की, खराब कामों पर कितने कार्रवाई हो चुके हैं, इसके सबूत तो आप लगातार देख ही रहे हैं, हम आगे भी आपको बता रहे हैं। गांधी की हत्या में आरएसएस पर आरोप लगे थे, बैन हो गई थी आरएसएस 1948 में, 1975 में, 1992 में, यानी बाबरी विध्वंस के समय, यानी 3 बार आरएसएस को बैन किया गया था। क्यों क्यों किया गया था यह भी हम बताएंगे। लेकिन इस बीच जब पीएफआई को बैन किया गया तो पीएफआई को लेकर जो है ललन सिंह, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नीतीश कुमार की पार्टी के, उन्होंने गृह मंत्रालय पर सवाल दागे कि आप बताइए कि पीएफआई को बैन करने का आधार क्या है। अगर आपके पास पीएफआई के खिलाफ सबूत मिले हैं तो उस सबूत को आप सामने रखिए, बताइए कि पीएफआई को क्यों बैन किया गया।
फिर इसके साथ ही साथ अन्य नेताओं ने आरएसएस की कुंडली निकालनी शुरू कर दी और आरएसएस पर बैन लगाने की बात कह दी है। अब आरएसएस पर बैन क्यों लगना चाहिए और पूर्व में बैन क्यों लगा, यह भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले अभी की स्थिति देख लेते हैं। अभी की स्थिति में आपको याद होगा, हमने भी खबर चलाई थी, आरएसएस में 25 साल तक प्रचारक के तौर पर काम कर चुके यशवंत सिंधे ने बहुत ही धमाकेदार खुलासा किया था संघ को लेकर। संघ को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने की बातें उन्होंने दावे के साथ कही और कोर्ट में गवाह के रूप में पेश होना चाहते हैं, क्योंकि मुंबई में नांदेड़ में जो धमाका हुआ था उस मामले को लेकर यह कोर्ट में गवाही देना चाह रहे थे। इन्होंने कहा कि संघ में मैं 25 साल रहा और वहां की एक एक बातों को मैं जानता हूं और बहुत बड़ा खुलासा करना चाहता हूं। कोर्ट में गवाह बनना चाहते थे। बोलता हिंदुस्तान का आप यह स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, उसमें लिखा गया है, पूर्व आरएसएस प्रचारक का सनसनीखेज खुलासा, आरएसएस और वीएचपी पूरे देश में बम धमाके कराना चाहती थी, मुझे बम बनाने की भी ट्रेनिंग दी गई। यह वह व्यक्ति कह रहा है जो संघ में 25 साल काम कर चुका था। यशवंत सिंधे जो संघ की मानसिकता और संघ की साजिश से बहुत ही दुखी था और इसका विरोध भी किया था, क्योंकि ट्रेनिंग में यह भी शामिल था और विरोध करने के बाद वह संघ छोड़कर बताया भी कि संघ किस तरह की गतिविधि में शामिल है। तो इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए? क्या गृह मंत्रालय इस मामले की विशेष जांच नहीं करेगी? जांच करने के बाद क्या इस मामले में स्पष्टीकरण लाकर आरएसएस पर बैन नहीं लगना चाहिए? पूर्व में भी आरएसएस पर बैन लगा, वो भी कारण यही कुछ था, डर का काम, नफरत का काम, घृणा का काम, हिंदू और मुस्लिम के बीच नफरत फैलाने का काम। आरएसएस पर ऐसे गंभीर आरोप लगे और आरएसएस को पूर्व में 3 बार जब बैन किया गया तो वर्तमान में क्यों नहीं? पीएफआई पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगाकर अगर 5 सालों के लिए बैन लगाया जा सकता है तो फिर इस पर यानी आरएसएस पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? इस खबर को थोड़ा विस्तार से देखते हैं। क्यों आरएसएस पर बैन लगना चाहिए? यशवंत सिंधे ने क्या जानकारी दी थी? आप इसके लिए जनसत्ता का यह स्क्रीनशॉट देखिए, उसमें जानकारी दी गई है। यशवंत सिंधे जो संघ के प्रचारक रहे, 25 साल तक कार्यकर्ता रहे, उन्होंने दावा किया है कि वह 1995 से विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सदस्य रहे। उन्होंने दावा किया कि वह नांदेड़ बम विस्फोट में मारे गए हिमांशु पांसे और 20 अन्य लोगों के साथ इस प्रशिक्षण में शामिल हुए थे। यशवंत सिंधे ने कहा है कि वह नांदेड़ में कई बार हिमांशु पांसे से मिलने गए थे तो उनसे कहा था कि ऐसा ना करें। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार 7 पन्नों के हलफनामे में सिंधे ने आरएसएस और वीप के कई कार्यकर्ताओं के नाम बताए और बम विस्फोट की योजना बनाने और उसे अंजाम देने के कई स्तरों पर उनकी संलिप्तता का दावा भी किया। तो इन्होंने तो मना भी किया कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जबरदस्ती इनको भेजने की पूरी तैयारी चल रही थी और बम विस्फोट की पूरी प्लानिंग थी। और इसी को लेकर जब यह खुलासा कर रहे हैं तो आरएसएस का जो असली चेहरा है वो सामने आ रहा है। अब चलते हैं जरा इतिहास में। 1948 में, 1975 में और 1992 में क्या क्या हुआ और आरएसएस पर बैन किसने और क्यों लगाया? देखिए, हेडगेवार ने संघ की यानी आरएसएस की स्थापना की 97 साल पहले। उसके बाद से जब स्थापना हुई तब से ही इन पर कार्रवाई शुरू हुई। आजादी के बाद पहला बैन लगा। वो किस तरीके का बैन था? साल 1948 में जब महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी थी, इसके बाद आरएसएस को नफरत और हिंसा फैलाने के आरोप में प्रतिबंधित किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल केंद्रीय गृह मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने बैन लगाया। फिर कुछ महीने के बाद उन पर बैन हटा दिया गया था, जबकि आरएसएस पर यह गंभीर आरोप लगा था। सावरकर के नेतृत्व में जो हिंदू महासभा था उस पर भी गंभीर आरोप लगा कि इन लोगों ने मिलकर गोडसे के जरिए महात्मा गांधी की हत्या कराने की साजिश रची थी। हालांकि बाद में कहा गया कि कोई सबूत नहीं मिला है और फिर जांच रोक दी गई, आरएसएस पर से बैन हटा दिया गया। यह पहला था। दूसरी बार 1975 में इंदिरा गांधी सरकार के दौरान इमरजेंसी के समय बैन लगा था। 25 जून 1975 को इमरजेंसी लागू हुई थी और आरएसएस पर 4 जुलाई को बैन लगा दिया गया था। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। तीसरी बार जब बात करते हैं 1992 में, आप भी जानते हैं बाबरी विध्वंस हुआ था दिसंबर में, और उस विध्वंस के बाद इस पर गुस्से में आकर नरसिंह राव सरकार ने आरएसएस पर बैन लगाया था और उन पर कई टिप्पणी भी उन्होंने की थी। कांग्रेस की इस सरकार ने गृह मंत्री शंकर राव चौहान थे और विवादित ढांचे के विध्वंस के बाद
आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी, बजरंग दल, जमात इस्लामी और स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हालांकि 1993 में जाकर इन पर से बैन हटा दिया गया, क्योंकि जो जस्टिस बिहारी की कमेटी इसकी जांच कर रही थी उसने इसे अनजस्टिफाइड बताया था, बाद में बैन हटा लिया गया। लेकिन जो घटनाक्रम देखिए, वहां भी बाबरी विध्वंस के बाद, गांधी की हत्या के बाद, जिस पर इतने बड़े बड़े कांड के आरोप लगे, उस पर बैन परमानेंट क्यों नहीं लग जाना चाहिए? और आपको पता है कि जब बैन लगा था एक बार, तो आरएसएस के जो प्रमुख थे वो जाकर माफी मांगे थे, गिड़गिड़ाए थे, उसके बाद जाकर उन पर से बैन हटाया गया था। उन्होंने कहा था कि हम किसी तरह की गतिविधि में, गलत गतिविधि में शामिल नहीं होंगे, दस्तखत करवाया गया था। और इस तरह के गंभीर आरोप के बाद ही आरएसएस को फिर से जो है खुला छोड़ा गया था, यानी बैन हटाया गया था। तो इस तरीके की घटनाओं में आरएसएस शामिल है, तो सिर्फ पीएफआई पर ही नहीं, आरएसएस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लालू प्रसाद यादव ने इस संबंध में ट्वीट भी किया, वो ट्वीट भी आप देखिए। लालू प्रसाद यादव ने लिखा, पीएफआई की तरह जितने भी नफरत और द्वेष फैलाने वाले संगठन हैं, सभी पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, जिसमें आरएसएस भी शामिल है। सबसे पहले आरएसएस को बैन करिए, ये उससे भी बदतर संगठन है। आरएसएस पर 2 बार पहले भी बैन लग चुका है, सनद रहे। सबसे पहले आरएसएस पर प्रतिबंध लौह पुरुष सरदार पटेल ने लगाया था। लालू प्रसाद यादव ने याद दिला दिया कि संघ पर बैन अगर किसी ने लगाया था तो पटेल थे। वही पटेल जिनके गुण गाते ये लोग लगातार रहते हैं, उस पटेल ने भी आरएसएस को गलत माना था और फिर बैन लगा दिया था। तो इससे यह साबित हो जाता है कि आरएसएस को बैन करने की भी कई वजह हैं, कार्रवाई होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर पीएफआई के बैन के साथ साथ आरएसएस के बैन की मांग उठने लगी है। ऐसे में देखना यह होगा कि गृह मंत्रालय क्या आरएसएस पर भी कोई कार्रवाई कर सकती है? क्या आरएसएस पर कार्रवाई करने की क्षमता इस सरकार के पास है? यह भी सवाल लोग पूछते हैं, क्योंकि बताया जाता है कि बीजेपी के पीछे संघ की ताकत होती है, आरएसएस की ताकत होती है। और मोहन भागवत तो आप देख रहे हैं कि इन दिनों हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मस्जिद मदरसे का दौरा करने लगे हैं। तो क्या उन्हें आभास था कि पीएफआई के बैन के बाद आरएसएस पर भी कोई कार्रवाई भविष्य में हो सकती है? इसलिए क्या खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं? लेकिन सत्य यही है कि आरएसएस पर भी कई गंभीर आरोप हैं, बैन लग जाना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।